आइए अब इसके बाद चलते हैं इसके अगले देशों पर। अगले देशों पर जब चलेंगे तो हम देखेंगे इस चीज को। एक इनके नीचे ही एक देश है जिसको इंडोनेशिया कहा गया। क्या कहा गया था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैसा देश है? देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने दो चीज पढ़ी। अभी तक हमने दो चीज पढ़ी। वो दो चीज क्या पढ़ी हमने? एक द्वीप और एक महाद्वीप। द्वीप और महाद्वीप के अंदर अंतर क्या है? आइलैंड और कॉन्टिनेंट्स, ये दो चीज क्या है? देखिए, द्वीप जो है ऐसा धरती का टुकड़ा है, छोटा धरती का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप या आइलैंड कहते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा टुकड़ा धरती का चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसको महाद्वीप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप अर्थात कॉन्टिनेंट। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। और आइए अब इस पर हम आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह अगर किसी देश के पास है तो वो इंडोनेशिया के पास है। किसके पास है साहब? इंडोनेशिया। तकरीबन 17,500 द्वीपों का समूह किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह किस एकमात्र देश के पास है? अकेले देश के पास सबसे ज्यादा द्वीप किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिदें भी जो है वो इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में भी एक समय तक भारत के, दक्षिणी भारत के लोगों का बहुत ज्यादा रोल रहा है वहां पर। अगर हम इंडोनेशिया के खुद के इतिहास की बात करेंगे, जो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, बहुत डीपली जाएंगे, तो एक अलग ही आपको पिक्चर दिखाई देगी। लेकिन एक समय के बाद यहाँ पर इस्लामिक कंट्री बनी। और इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें कौन से देश में है? इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में है। आइए इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। एक देश है जो मलेशिया से लगा हुआ देश है और उसका नाम है ब्रुनई। छोटा सा देश है। क्या नाम है? ब्रुनई। ब्रुनई। ब्रुनई की ऐसी क्या खासियत है जो ये हमें याद करा देगा? जी हाँ, यहाँ का राजशाही, यहाँ के राजा के शौक क्या है साहब? दुनिया में अगर किसी एकमात्र व्यक्ति के पास सबसे अधिक गाड़ियां हैं तो वो किसके पास हैं? वो गाड़ियां हैं ब्रुनई के राजा के पास। किसके पास है? ब्रुनई के राजा के पास। कितनी है? 100, 200, 300, 400, 500 नहीं, 7,000 गाड़ियों का कलेक्शन है। किसके पास? ब्रुनई के राजा के पास। किसके पास? ब्रुनई के राजा के पास। आइए इसके बाद एक देश है फिलीपींस, जो एक तरीके से कहा जाए तो इसके पास भी द्वीपों का समूह है, लेकिन जितना इंडोनेशिया के पास है इतना विश्व में किसी के पास नहीं है। हम बात अब कर रहे हैं फिलीपींस की। एक फ्रांस के राजा हुए हैं, फिलिप द्वितीय के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। किस देश का नाम? फिलीपींस का। किस देश का नाम? फिलीपींस का। किस देश का नाम? फिलीपींस का। फिलीपींस में ऐसा क्या है? ये एशिया का एकमात्र ईसाई देश है जिसमें मैक्सिमम अप्रोक्स 90% क्रिश्चियनिटी यहां पर बिलोंग करती है। ईसाई लोग यहां पर रहते हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फिलीपींस। हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की। तो आइए अब हम बात करते हैं जो अभी तक हमने देश पढ़े हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं एशिया आसियान देशों की, जिसे एशियान कहता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है एशियान।
इस संगठन का नाम एशियान क्यों पड़ा, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। इधर की दिशा को कहा जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हम पढ़ चुके हैं। इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उम्मीद है क्लियर है। इन्हें क्या कहा जाएगा ये हम बात कर चुके हैं कि आज मैंने शुरुआत में एक चीज कही थी कि मैप पढ़ने से पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका यूज यही है। इसको कहने के लिए हम ईस्ट और साउथ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टम से चलेंगे तो इसको साउथ ईस्ट ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व। ऐसे इधर को क्या कहा जाएगा? कहने को ईस्ट और नॉर्थ भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। उसी प्रकार इधर नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, उसी प्रकार इधर साउथ वेस्ट कहा जाएगा। ये हम लोग समझ चुके हैं। हमने सबसे पहले सार्क देश पढ़े थे। सार्क देश कौन कौन से थे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पूर्वी देश, साउथ ईस्ट कंट्रीज। कहां की पढ़ रहे हैं? एशिया के। कहां के पढ़ रहे हैं? एशिया के। कहां के साथ? एशिया के। तो आइए जानते हैं क्या इन्होंने क्या किया। एक संगठन बनाया इन्होंने साउथ ईस्ट कंट्रीज में आपस में मिलकर, कि ताकि हम लोग आपसी सहयोग कर सकें। अगर कोई देश को दिक्कत है तो हम सबसे पहले खुद बैठ के इस चीज का सुधार करें और उसे निष्कर्ष निकाल के आगे बढ़ें। क्या बनाया? संगठन बनाया। कहां के लोगों ने? साउथ ईस्ट के। कौन से कॉन्टिनेंट के? एशियन नेशंस ने। इन्होंने एशियन नेशंस ने। तो एशियान की फुल फॉर्म कभी नहीं बोल पाएंगे, अगर याद रखेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर याद रखेंगे ये साउथ ईस्ट है और यही देश हैं जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। कहां के देश हैं? साउथ ईस्ट के देश हैं। एक देश इसमें और रह गया है और वो बहुत छोटा सा देश है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है? न्यू दिल्ली नहीं, दिल्ली। ये तिमोर लेस्टे, ये तिमोर लेस्टे एक देश है। तिमोर लेस्टे बहुत छोटा सा देश है जिसकी राजधानी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। तो आइए हम कौन से देशों की बात कर रहे हैं? हम साउथ ईस्ट की बात कर रहे हैं। क्या कहा गया इसको? एशियान एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ, कहां के? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। कौन से कॉन्टिनेंट के? एशियन नेशंस, एशियन नेशंस। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें कौन कौन आते हैं? आइए पढ़ लेते हैं उसको। देखिए, भारत से 1937 में कौन सा देश आजाद हुआ? म्यांमार। कौन सा देश आजाद हुआ? म्यांमार। कौन सा देश? म्यांमार। दुनिया में सबसे ज्यादा बम कौन से देश पे गिरे? लाओस। कौन से देश पे गिरे? लाओस। कौन से देश पे? लाओस। उसके बाद दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और रूस को हराने वाला एकमात्र देश वियतनाम। कौन सा देश है? वियतनाम। उसके बाद आएंगे शिव जी के मंदिर वाली जो जमीन है उसके लिए आपस में युद्ध लड़ने वाले देश, आपस में लड़ने वाले देश कौन कौन से हैं? थाईलैंड और कंबोडिया। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया। श्री राम जी से प्रेरित होकर अपनी अयोध्या निर्माण करने वाला, अयोध्या के नाम से जो उन्होंने अपनी अयोध्या बनाई है, वो कौन सा देश है? थाईलैंड। अपने राजा के नाम के आगे राम लगाने वाला देश थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। पाम ऑयल की सबसे ज्यादा उत्पत्ति करने वाला देश मलेशिया। पाम ऑयल की उत्पत्ति करने वाला देश मलेशिया।
सिंहपुरा के नाम पर पड़ने वाले देश का नाम सिंगापुर। सिंहपुरा के नाम पर पड़ने वाले देश का नाम सिंगापुर। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप किस देश के पास हैं? इंडोनेशिया। कौन से देश के पास है? इंडोनेशिया। पूरे विश्व में ऐसा कौन सा राजा है और कहां का राजा है जिसके पास गाड़ियों का सबसे बड़ा कलेक्शन है? ब्रुनई। कहां का? ब्रुनई। एशिया का मेजोरिटी ईसाई देश जहां पर 90% ईसाई लोग रहते हैं, एकमात्र देश जहां 90% ईसाई रहते हो, फिलीपींस। कौन सा देश है साहब? फिलीपींस। और दिल्ली राजधानी किस देश की है? तिमोर ईस्ट। तिमोर ईस्ट कह लीजिए या तिमोर लेस्ट कह लीजिए इसको। देखिए, इसको मैंने कैपिटल से क्यों बताया? कैपिटल से इसलिए बताया ताकि इसको हम याद कर सकें, क्योंकि इससे ही मिलती जुलती राजधानी हमारे देश की है, उसी से याद हो जाएगा राजधानी। बल्कि जब हम एक बार देश कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम राजधानी भी करेंगे। बहुत से लोगों के अगर मन में ये डाउट है कि आप सागर या महासागर क्यों नहीं बता रहे हैं, तो देखिए बॉस, ऐसा है, मैं पहले ही बता चुका हूं, हम किताब नहीं रट रहे हैं। जिस समय आपको देशों के नाम आपके दिमाग में जहन में आ गए तो आपको इजी हो जाएगा उन सागर और महासागरों को पढ़ना। महासागर तो बहुत आसान है पढ़ना, लेकिन जब आप सागरों में घुसेंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, नहीं रट पाएंगे। रटना हमारा उद्देश्य है ही नहीं, ना देश मुझे रटवाने हैं। कहानियों से आप देश याद रखेंगे, ये मेरा वादा है। और उम्मीद करता हूं हम 50-60 लेक्चर्स में वर्ल्ड मैप को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इंडिया मैप पे भी चलेंगे, वहां की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, वहां के पहाड़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी वर्ल्ड मैप की हम बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, ये जो मेन हमारा मोटिव है वो एस्पिरेंट्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या वर्तमान में कर रहे हैं। आप सोचिए, जो क्लास 6 का बच्चा है, एक मिनट इसको हटा लेता हूं मैं। आप एक चीज देखिए, आज एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्या करा है और हम क्या करते जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा या बेटी आईएएस पीसीएस बने या अच्छी गवर्नमेंट जॉब इसको मिल जाए। लेकिन अगर हम इनके सिलेबस पे जाते हैं तो हर कोई एक चीज कहता है कि आपको एनसीईआरटी आना अनिवार्य है, एनसीईआरटी की बुक्स आपने पढ़ी हुई हो। कौन सी बुक्स? क्लास 6 to 10। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम यूपीएससी की बात करें या पीसीएस की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि एक बीए से बैकग्राउंड का भी व्यक्ति यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, बीएससी का बंदा भी, बीटेक का बंदा भी, एटसेट्रा। ये सभी लोग यूपीएससी दे सकते हैं। सेम ऐसे ही पीसीएस के साथ। और कोई ये मानक नहीं है कि इतने परसेंट के साथ है, जस्ट पास आप होने चाहिए। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब बीए वाला भी दे सकता है और बीएससी वाला भी दे सकता है और बीटेक इत्यादि वाला भी दे सकता है, तो इसका मतलब तो साफ है भाई, बीए वाला एक नॉर्मल एजुकेशन पढ़ रहा है, बीएससी वाला साइंस बैकग्राउंड का है, बीटेक वाला टेक्निकल बैकग्राउंड का है। अगर आप कंपैरिजन करें इस एग्जाम को देने के लिए कि बीए वाला भी दे रहा है, तो इसका मतलब है टेक्निकली बहुत ज्यादा इसमें से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बीए वाले को, इन्हें तो पता है ना कि बीए वाला टेक्निकल नहीं है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एग्जाम इस चीज को देखकर सेट होता है। इन लोगों की कॉमन एजुकेशन होती है, क्योंकि बीकॉम वाला भी दे सकता है। इन लोगों की कॉमन एजुकेशन होती है 6 to 10 तक लगभग। ये कॉमन एजुकेशन है। इसका मतलब है यूपीएससी और पीसीएस जैसी गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज की जॉब, ये कहती हैं कि जो 6 to 10 तक हमने पढ़ाया है उसे डीपली पढ़ लो। क्लियर है? क्योंकि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पर्सन का मतलब ही क्या है? जब दोनों ही एक ही एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि नॉन टेक्निकल उसमें होने वाला है। वही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं उनका एक चीज कहना होता है कि आप 6 to 10 की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें सबसे पहले। क्यों पढ़ें? इसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है। सवाल कहीं ना कहीं यहीं से बनने हैं।
फाउंडेशन जो है वो यहीं से तैयार होती है। और जब हम 6th क्लास में होते हैं या आपका बच्चा 6th क्लास में होगा तो वो हिस्ट्री भी पढ़ेगा, सिविक्स भी पढ़ेगा, इत्यादि सब्जेक्ट्स भी पढ़ेगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी, मॉरल साइंस भी पढ़ेगा, वो सब कुछ पढ़ेगा। मेरा सवाल ये है कि जब वो 6th में पास हो जाता है तो क्या वो इसको कैरी ओवर करता है 7th क्लास में, इस सिलेबस को? नहीं, इसको वो वहीं पर खत्म कर देता है कि 6th खत्म तो ये पूरा सिलेबस खत्म। ऐसा नहीं है। हिस्ट्री जहां पर खत्म हुई है 7th में वहीं से शुरू होगी। अगर बच्चा ये चाहेगा कि मैं 7th क्लास में नई चीज पढ़ रहा हूं तो ऐसा नहीं है, ये इसी का अगला वर्जन यहां पर शुरू होता है। सेम ज्योग्राफी के साथ भी ऐसा है, जो भूगोल वो छोड़कर आया है पीछे उसी के आगे पढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारा 6th खत्म तो ये किताबें पूरी पैक हो जाती हैं, रखी जाती हैं, और 6 to 10 तक निकलते निकलते हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं, इवन 11th 12th में भी, कि हमारा बच्चा पीसीएम में झंडे गाड़ दे, पीसीबी में झंडे गाड़ दे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या टेक्निकली जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें झंडे गाड़ दे। लेकिन अंततः हम चाहते क्या है कि वो यूपीएससी निकाले, अंततः हम उससे चाहते हैं क्या पीसीएस निकाले। लेकिन जब आपने उसकी फाउंडेशन तैयार करनी थी उस समय तो आपने प्रयास ही नहीं करा। आपने तो उसके किस चीज पे बल दिया कि नहीं, जैसे ही वो 9th 10th 11th 12th में जाएगा कि साइंस में कितने नंबर आ रहे हैं ये बताओ, मैथ्स में कितने नंबर आ रहे हैं ये बताओ, बाकी क्या है बाकी तो बाद में देखेंगे। आप यकीन मानना, जितने एस्पिरेंट्स जाते हैं या कॉम्पिटिटर्स जाते हैं कंपटीशन में, वो अपना साल 1.5 साल बर्बाद कर देते हैं सिविक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने में। आप यकीन मानिएगा, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें बाद में पढ़ना पड़ेगा। और बाद में आज इस समय बच्चे के पास सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ और काम नहीं होता है। तो ये वीडियो जिन माँ बाप तक पहुंच रही हो और उनके बच्चे 6 to ग्रेजुएशन तक हैं, कृपया करके उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हम उन्हें फाउंडेशन दे सकें। बच्चे को मजा ही नहीं आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में। क्यों नहीं मजा आ रहा है? क्योंकि उसको पढ़ाया ही उस तरीके से नहीं जा रहा है। 6th क्लास 7th में पास हो गया, किताबें पैक, 8th में पहुंच गए। क्यों भाई? 8th में जो वो सिर्फ रट रहा है, इसका मतलब है और कुछ नहीं है। और ये आप यकीन मानिएगा, अगर 6 to 10 तक का बच्चा अपनी चीजों को बेसिक फाउंडेशंस मजबूत कर ले, मैं रटने को कभी नहीं कहूंगा, सिर्फ बेसिक फाउंडेशंस को तय कर ले कि उसे किस तरीके से करना है, तो आप यकीन मानिएगा वो ग्रेजुएशन में सिर्फ उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेगा। पहले क्या होता था, पहले एक चीज पूछी जाती थी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब छोटे से एग्जाम में यह पूछा गया कि गांधी जी ने सबसे पहले लंगोटी कब पहनी थी। आप उम्मीद कर सकते हैं कंपटीशन कितना टफ हो चुका है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते था। पहले पूछा जाता था भारत के अगल बगल के देश, अब पूछा जा रहा है कोमोरोस, मेडागास्कर इत्यादि, इस तरीके के देश जहां नाम ही नहीं सुना है। तो होता क्या है कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे क्योंकि कंपटीशन बहुत छोटा था, लेकिन आज कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है और ये फाउंडेशन है, अगर ये नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला, अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला, ये क्लियर। तो हमारी कोशिश ये है कि 6 to ग्रेजुएशन का जो व्यक्ति है वो अपने ग्रेजुएशन निकलने से पहले पहले वो अपनी ये कंप्लीट कर ले, और कंप्लीट करने के बाद वो कंपटीशन में अगर जाकर बैठे तो वो उनके साथ संघर्ष करे जो टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उम्मीद ये है कि आपको ये, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को खास तौर से उन लोगों पे शेयर कीजिए जो स्टूडेंट्स हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश रहेगी हम इधर उधर के टॉपिक जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं उन पर भी चर्चा करें। धन्यवाद। आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, कल नए चैप्टर के साथ हम अब एशियान से आगे चलेंगे, हम पूर्वी एशिया देशों की बात करेंगे। कल हम बात करेंगे जापान की, कल हम बात करेंगे ताइवान की, कल बात करेंगे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, कल हम बात करेंगे चाइना की, कल बात करेंगे मंगोलिया की। चलिए धन्यवाद।